भारत में उगाई जाने वाली विभिन्न खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टि से गेहूं की फसल धान के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल के रूप में व्यापक रूप से उगाई जाती है। भारत में गेहूं की फसल का कुल क्षेत्रफल लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर और वार्षिक उत्पादन लगभग 70 मिलियन टन से अधिक है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2002 से 2003 के दौरान गेहूं की खेती भारत में लगभग 24.23 मिलियन हेक्टेयर में की गई, जिसका कुल उत्पादन लगभग 70.26 मिलियन टन प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारत की उत्पादन क्षमता लगभग 2.9 टन प्रति हेक्टेयर थी। भारत में गेहूं के कुल उत्पादन में लगभग 90% भागीदारी में 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें यदि बात गेहूं के कुल उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में की जाए तब इस दृष्टि से इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब प्रांत अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में अव्वल है। वानस्पतिक विवरण। गेहूं ग्रेमिनी कुल का पौधा है और मुख्यतः स्वपरागित प्रकृति का होता है तथा इसके दाने को कैरियोप्सिस कहा जाता है, जो कि एक फल है। जलवायुविक दशा। गेहूं के अच्छे उत्पादन हेतु प्रारंभिक अवस्था में पौधों को ठंडी एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है तथा बाद की अवस्था अर्थात फसल के पकने की अवधि के दौरान कुछ गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। गेहूं के बीजों के अंकुरण हेतु सबसे आदर्श तापक्रम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है और गेहूं का पौधा पकने की अवधि के दौरान लगभग 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए गेहूं की फसल रबी के मौसम में उगाई जाती है। उपयुक्त भूमि। गेहूं की खेती भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाओं में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु गेहूं की अच्छी एवं सफल खेती के लिए उपयुक्त जलधारण क्षमता वाली दोमट व बलुई दोमट भूमि, जिसका पीएच मान 7 से 7.6 तक हो, सर्वोत्तम होती है। गेहूं की खेती भारी भूमियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु ऐसी भूमियों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित होनी आवश्यक है। मृदा की परिस्थिति के आधार पर भारत को गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के गंगावर्ती जलौढ़ क्षेत्र, पंजाब एवं हरियाणा राज्य के सिंधुवर्ती क्षेत्र, मध्य एवं दक्षिणी भारत जैसे मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र व कर्नाटक के काली मृदा के क्षेत्र, हिमालय एवं उसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्र और राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र। खेत की तैयारी। साधारणतः गेहूं एक ऐसी फसल है जिसे अपेक्षाकृत भली भांति तैयार समतल नर्सरी बेड की आवश्यकता होती है। सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई मुख्यतः खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग की कटाई के पश्चात खाली हुए खेतों में की जाती है। अतः पूर्व में बोई गई फसल की कटाई के बाद खाली खेत में एक गहरी जुताई किसी तवेदार या मूल बोर्ड हल से करनी चाहिए ताकि फसल के अवशेष नष्ट हो जाएं। इसके पश्चात लगभग 3 जुताइयां साधारण कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां भूमि में दीमक एक बड़ी समस्या है, वहां खेत की अंतिम जुताई के समय मिट्टी में
5% एल्ड्रिन धूल की लगभग 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से अवश्य मिला देना चाहिए। यदि असिंचित दशा में गेहूं की बुआई की जानी है, तब ऐसे खेत में मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी संरक्षित होना आवश्यक है, अन्यथा अंकुरण प्रभावित होगा। ऐसे क्षेत्रों में भूमि की जुताई सायंकाल की जानी चाहिए और शाम के समय पाटा न लगाकर बल्कि प्रातः लगाया जाए, ताकि रात्रि में पड़ने वाली ओस मृदा में अधिक से अधिक संचित हो सके। अतः गेहूं के लिए खेत की तैयारी के दौरान उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मृदा में अधिकतम नमी संरक्षित रखी जा सकती हो। उन्नतशील प्रजातियां। गेहूं की फसल से वांछित उत्पादन प्राप्त करने हेतु उस क्षेत्र के लिए संस्तुत एवं उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना चाहिए। चूंकि गेहूं की खेती सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशाओं में की जाती है, अतः दोनों दशाओं के लिए गेहूं की अलग अलग प्रजातियां संस्तुत की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं असिंचित दशा में गेहूं की बुआई हेतु संस्तुत किस्मों के संबंध में। इसके अंतर्गत मगहर अर्थात के 8027, इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसकी पकने की अवधि 140 से 145 दिन है। सी 306, इसकी उत्पादकता लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा पकने की अवधि 140 से 145 दिन है। के 78, इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा प्रजाति लगभग 135 से 140 दिनों में पककर तैयार होती है। इंदिरा के 8962, HDR 77, गोमती के 9465, BBW 175, WH 542, संगम CPAN 3004, PDW 215, WH 896, कंचन DL 803। अब बात करते हैं सिंचित क्षेत्रों में बोने हेतु गेहूं की प्रमुख किस्मों के बारे में। इनको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। समय से बोई जाने वाली किस्में, विलंब से बुआई हेतु संस्तुत किस्में। समय से बोई जाने वाली गेहूं की प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं: के 88, देवा के 9107, HP 173, राजलक्ष्मी, नरेंद्र गेहूं 1012 तथा यूपी 2382, यूपी 2338, PBW 343, HUW 206, HUW 468, उजियार के 9006। सिंचित क्षेत्रों हेतु विलंब से बोई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां: HUW 234, त्रिवेणी के 8020, सोनाली HP 1633, यूपी 2425, PVW 373, राज 3077, HD 2285 और नरेंद्र गेहूं 1014। ये तो हुई बात गेहूं की प्रमुख उन्नतशील प्रजातियों के संबंध में। ये प्रजातियां भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में
आसानी से उगाई जा सकती हैं। बीज का चयन हमेशा स्वस्थ, प्रमाणित एवं अपने क्षेत्र के अनुकूल प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए। बीजों को किसी विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। यदि घर का बीज बोया जा रहा है, तब बुआई से पूर्व बीजों को किसी फफूंदीनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अथवा कैप्टान या थाइरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित अवश्य कर लेना चाहिए। यदि बीजों को शोधित करके बुआई की जाए, तब फसल में बाद की अवस्था में आने वाले रोगों की संभावना को कम किया जा सकता है तथा गेहूं की फसल से वांछित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वैसे सामान्य परिस्थितियों में समय से बुआई हेतु लगभग 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है, परंतु ऐसी प्रजाति जिसके दाने सामान्य की अपेक्षा कुछ बड़े आकार के होते हैं तथा देर से बुआई किए जाने की स्थिति में बीज दर सामान्य की अपेक्षा बढ़ाकर अर्थात लगभग 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने की संस्तुति की गई है। अंतरण समय से व सामान्य दशा में यदि गेहूं की बुआई की जानी है, तब पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी लगभग 20 से 22.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और देर से बुआई किए जाने की स्थिति में गेहूं की 2 पंक्तियों के मध्य लगभग 16 से 18 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। पौधे में कल्ले निकलने के बाद प्रति वर्ग मीटर 400 से 500 बाली युक्त पौधे अवश्य हों। उसका उपज पर प्रतिकूल असर होगा। बुआई का उपयुक्त समय गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु बुआई का समय एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गेहूं की बुआई का समय काफी कुछ उस संबंधित क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसके अलावा मृदा का तापमान, सिंचाई की सुविधा तथा गेहूं की संस्तुत प्रजाति के पकने की अवधि भी गेहूं की बुआई के समय को निर्धारित करती है। असिंचित दशा में बोई जाने वाली गेहूं की बुआई का सर्वोत्तम समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक का है। सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की अधिक उपज देने वाली बौनी प्रजातियों की बुआई नवंबर माह से शुरू होती है। ऐसी प्रजातियां जो मध्यम अथवा अधिक अर्थात 135 से 145 दिन का समय पकने में लेती हैं, उनकी बुआई नवंबर के प्रथम पक्ष तक अवश्य कर देनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी प्रजातियां जो सामान्य की अपेक्षा कम अवधि अर्थात 120 से 125 दिनों में ही पककर तैयार होती हैं, उनकी बुआई दिसंबर के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ की जानी चाहिए। विलंब से गेहूं की बुआई करने की दशा में गेहूं की पैदावार में निरंतर गिरावट आती जाती है। अतः अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि गेहूं की बुआई समय से संपन्न कर ली जाए। बीज की गहराई बुआई करते समय बीजों को लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बुआई की विधि गेहूं उत्पादक विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं की बुआई की मुख्यतः 3 विधियां ही संस्तुत की गई हैं। पहली, हल के पीछे कुंडों में। दूसरी, सीड ड्रिल मशीन द्वारा। तीसरी, जीरो टिलेज मशीन द्वारा। सीड ड्रिल मशीन द्वारा गेहूं की बुआई। सीड ड्रिल एक ऐसी मशीन है जिससे बुआई करने पर बीज एक समान निश्चित दूरी
एवं गहराई पर गिरते हैं। फलस्वरूप बीजों का जमाव भी अच्छा होता है तथा उनकी वृद्धि भी अच्छी होती है। सीड ड्रिल मशीन में बुवाई के दौरान उर्वरकों के भी डाले जाने की व्यवस्था होती है, अतः बुआई के दौरान बीज व उर्वरक एक साथ भूमि में डाले जाते हैं। गेहूं में सीड ड्रिल के प्रयोग से बुआई तकनीकी दृष्टि से सबसे अच्छी मानी जाती है। खाद एवं उर्वरक। उर्वरकों का प्रयोग सदैव मृदा परीक्षण के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कार्बनिक खादों के अंतर्गत कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद अथवा हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। यदि कंपोस्ट की खाद या गोबर की खाद को प्रयोग में लाया जा रहा है, तब इसकी लगभग 15 से 20 क्विंटल मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी से लगभग 15 से 20 दिनों पूर्व खेतों में डालकर एक हल्की जुताई कर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके अलावा देर से बुआई की स्थिति में नत्रजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इनमें से फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा बुआई के समय कुंडों में प्रयोग की जाती है। और नत्रजन की शेष बची मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग प्रथम सिंचाई के पश्चात जब भूमि में ओट आ जाए उस अवस्था पर तथा दूसरी मात्रा बुआई के लगभग 45 से 50 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन क्षेत्रों की मृदा में जिंक या जस्ते की न्यूनता पाई जाती है, उन क्षेत्रों में इन रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ लगभग 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग अवश्य किया जाए। खड़ी फसल में जिंक की कमी के लक्षण। पौधों में जिंक की कमी के लक्षण बुआई के लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था पर दिखाई देने लगते हैं। प्रभावित पौधों में 3 से 4 पत्ती नीचे से पत्तियों के आधार पर पीलापन प्रारंभ होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। परिणाम स्वरूप प्रभावित पौधे स्वस्थ पौधों की तुलना में बौने रह जाते हैं, जिससे बाद में उत्पादन व्यापक रूप से प्रभावित होता है। यदि खड़ी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिख रहे हों, तब इसको नियंत्रित करने के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 16 किलोग्राम यूरिया को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रभावित फसल पर छिड़काव करके जिंक की न्यूनता के लक्षण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यदि नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग के पश्चात भी जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हों, तब यूरिया के स्थान पर 2.5 किलोग्राम बुझे चूने का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिंचाई प्रबंधन। गेहूं की फसल में सिंचाई मृदा की दशा, जलवायु एवं सिंचाई जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सामान्य उर्वर भूमि में गेहूं की फसल से वांछित उत्पादन प्राप्त करने हेतु लगभग 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं
इस प्रकार हैं। प्रथम सिंचाई फसल की 20 से 25 दिन की अवस्था पर की जानी चाहिए, जब पौधों में ताज मूल का निर्माण होता है। गेहूं की फसल में सिंचाई की यह सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। इस अवस्था पर यदि फसल में सिंचाई न की जाए, तब पौधों का वांछित विकास नहीं होगा। द्वितीय सिंचाई बुआई के लगभग 40 से 45 दिन बाद की जानी चाहिए। फसल की यह अवस्था कल्ले निकलने की अवस्था होती है। यदि इस अवस्था पर फसल में सिंचाई न की जाए, तब पौधों में कम कल्ले निकलते हैं, जिससे बाद में फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। तृतीय सिंचाई बुआई के लगभग 60 से 65 दिन बाद तीसरी सिंचाई की जानी चाहिए। फसल की यह अवस्था दीर्घ संधि अथवा बूट लीफ कहलाती है। इस अवस्था पर भी सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। चौथी सिंचाई यह सिंचाई बुआई के लगभग 80 से 85 दिन बाद की जानी चाहिए। यह फसल की पुष्पावस्था कहलाती है। यदि फसल की पुष्पावस्था पर पौधों में नमी की कमी होगी, तो पुष्प झड़ जाएंगे, जिससे बाद में फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। पांचवी सिंचाई बुआई के लगभग 100 से 105 दिन पश्चात फसल की दुग्धावस्था पर पांचवी सिंचाई की जाती है। यदि इस समय फसल में नमी की कमी होगी, तब बालियों में दानों का विकास ठीक ढंग से नहीं होगा, जिससे फसल का वांछित उत्पादन प्रभावित होगा। छठी सिंचाई यह सिंचाई बुआई के लगभग 115 से 120 दिन पश्चात की जाती है। फसल की यह अवस्था दाना भरने की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था पर सिंचाई करने से दाने स्वस्थ एवं सुडौल होते हैं एवं फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। सीमित सिंचाई के उपलब्ध होने पर यदि केवल 3 सिंचाइयों की सुविधा है, तब ऐसी स्थिति में प्रथम सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद फसल की ताजमूल अवस्था पर की जाए। दूसरी सिंचाई बुआई के 80 से 85 दिन बाद अर्थात फसल की पुष्पावस्था में की जानी चाहिए। तीसरी सिंचाई बुआई के 100 से 105 दिन पश्चात अर्थात फसल में दुग्धावस्था पर की जानी चाहिए। यदि 2 सिंचाइयों की ही व्यवस्था है, तब प्रथम सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद फसल की ताजमूल अवस्था पर की जानी चाहिए और दूसरी सिंचाई बुआई के लगभग 80 से 85 दिन बाद अर्थात फसल की पुष्पावस्था पर की जाए। यदि केवल एक ही सिंचाई की सुविधा है, तब ऐसी स्थिति में यह सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद अर्थात ताजमूल अवस्था पर की जानी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं
जो अनचाहे रूप से मुख्य फसल में उगते हैं तथा मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा कर फसलोत्पादन को प्रभावित करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक खरपतवारों द्वारा गेहूं की फसल को लगभग 25 से 40% तक क्षति पहुंचाई जाती है, परंतु यह निर्भर करता है कि खरपतवारों की सघनता कितनी है तथा उनका क्षेत्रफल कितना है। गेहूं की फसल को क्षति पहुंचाने वाले खरपतवारों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले संकरी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों में मुख्य रूप से गेहूं का मामा या फेलेरिस माइनर तथा जंगली जई प्रमुख हैं। इनमें से गेहूं का मामा या फेलेरिस माइनर गेहूं की फसल के लिए वर्तमान में एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। गेहूं का मामा खरपतवार देखने में गेहूं से काफी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिसके द्वारा इसकी पहचान गेहूं से भिन्न रूप में की जा सकती है। जैसे यदि प्रारंभिक 40 दिन की अवस्था तक यदि गेहूं के मामा को उखाड़कर देखा जाए तो इसके जड़ों के पास का आधारीय भाग हल्का गुलाबी होता है, वहीं गेहूं के पौधों में यह हल्का पीला हरा दिखाई पड़ता है, जो इसकी एक प्रमुख पहचान है। इसके अलावा गेहूं के मामा के पौधे सामान्य गेहूं के पौधों की तुलना में प्रायः अधिक वृद्धि करते हैं, अतः इससे भी उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा जंगली जई का पौधा सामान्य गेहूं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। इसकी पत्तियां अपेक्षाकृत चौड़ी तथा रंग में हल्की हरी होती हैं। इन दोनों संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए फसल में प्रथम सिंचाई के पश्चात ओट आने पर श्रमिकों की सहायता से निकाई गुड़ाई की जानी चाहिए। परंतु ऐसे स्थान जहां श्रमिकों की उपलब्धता सीमित है या खरपतवारों का क्षेत्रफल अधिक है, वहां खरपतवार नाशी रसायनों का सहारा लिया जाना चाहिए। जो प्रमुख खरपतवार नाशी रसायन इन संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें आइसोप्रोट्यूरॉन तथा फिनोक्साप्रॉप प्रमुख हैं। आइसोप्रोट्यूरॉन की 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के लगभग 30 दिन के भीतर समान रूप से छिड़काव किया जाना चाहिए। गेहूं की फसल में उगने वाले खरपतवारों में दूसरा वर्ग है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में मुख्य रूप से बथुआ, हिरनखुरी, कृष्णनील, जंगली पालक इत्यादि गेहूं की फसल को व्यापक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। यदि इनका क्षेत्रफल कम है तथा श्रमिकों की उपलब्धता पर्याप्त है, तब फसल में निकाई गुड़ाई करके इनकी सघनता को कम किया जाए। परंतु यदि इनकी सघनता अधिक है, तब ऐसी दशा में 2,4-D सोडियम सॉल्ट 80% की 625 ग्राम मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के
30 से 35 दिन के भीतर खड़ी फसल पर फ्लैट फैन नोजल की सहायता से समान रूप से छिड़काव किया जाना चाहिए। इस छिड़काव से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि ये खरपतवार प्रारंभ से ही खेत में न उगें, तब इसके लिए खेत में बीज की बुआई के पश्चात किंतु जमाव के पूर्व उपयुक्त मृदा नमी की उपलब्धता में पेंडीमेथालिन 30 EC नामक शाकनाशी रसायन की 3.3 लीटर मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से एक छिड़काव समान रूप से कर दिया जाए। इस छिड़काव के फलस्वरूप ये खरपतवार बाद में अंकुरित नहीं हो पाएंगे और हमारी फसल इससे मुक्त रहेगी। फसल सुरक्षा। गेहूं की फसल में समय समय पर विभिन्न प्रकार के रोगों एवं कीटों का प्रकोप देखा जाता है, जिससे गेहूं का वांछित उत्पादन स्तर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसी विषय के अंतर्गत आइए पहले बात करें उन प्रमुख रोगों के संबंध में जो गेहूं के उत्पादन को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है खुला कंडुआ अर्थात लूज स्मट रोग का। यह रोग गेहूं की फसल में एक बड़ी समस्या के रूप में जाना जाता है। यह एक कवक जनित बीमारी है जिसका जनक अस्टिलैगोन्यूडा नामक कवक होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की बालियों में दानों के स्थान पर काले चूर्ण जैसा पदार्थ भर जाता है, जो कि मुख्यतः कवक के बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु हवा या अन्य माध्यमों से एक पौधे से दूसरे पौधों पर पहुंचकर रोग का प्रसारण करते हैं। कंडुआ रोग से ग्रसित पौधों में बालियां स्वस्थ पौधों की तुलना में पहले निकल आती हैं, अतः खेत का नियमित निरीक्षण करते रहना चाहिए। और यदि फसल में रोग के लक्षण दिखाई दें, तब बचाव हेतु कुछ उपाय किए जाने चाहिए। पहला, यदि रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हों, तब ऐसी रोगग्रस्त बालियों को किसी पॉलीथीन या कागज के थैले से ढककर सावधानी पूर्वक पौधे समेत उखाड़कर खेत से दूर ले जाकर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा, हमेशा कंडुआ रोग अवरोधी प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए। यही इस रोग से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा बुआई से पूर्व बीज शोधन अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या थाइरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को अवश्य शोधित कर लेना चाहिए। बीज शोधन के पश्चात फसल में बाद की अवस्था में होने वाले रोगों की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। गेहूं की फसल को क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख रोगों में अगला नाम है रतुआ या रस्ट रोग का। यह भी मुख्यतः एक कवक जनित बीमारी है तथा मुख्य रूप से 3 रूपों में पाई जाती है। पहला, भूरा रतुआ, दूसरा पीला रतुआ, तीसरा काला रतुआ। आइए इन तीनों के विषय में क्रमवार चर्चा करते हैं।
सबसे पहले भूरा रतुआ। इस रोग का रोग कारक पक्सिनिया रिकॉन्डिटा नामक फफूंद होता है। इस रोग से प्रभावित गेहूं की पत्तियों पर नारंगी भूरे रंग के चूर्ण सदृश पदार्थ फैले रहते हैं। परिणाम स्वरूप पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे गेहूं का उत्पादन व्यापक रूप से प्रभावित होता है। गर्म एवं आर्द्र वातावरण में यह रोग तेजी से फैलता है। यदि रोग का प्रकोप अधिक है, तब ऐसी फसल अपेक्षाकृत शीघ्र पक जाती है। उसके दाने पतले व हल्के होते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन में गिरावट आती है। रतुआ के अंतर्गत दूसरा नाम आता है पीला रतुआ का। इस रोग का रोगजनक पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस नामक कवक होता है। इस रोग से प्रभावित गेहूं की फसल में पत्तियों पर हल्दी के समान पीले रंग का चूर्ण दिखाई देता है, जो आकार में भूरा रतुआ की अपेक्षा छोटा होता है। पीला रतुआ रोग मुख्य रूप से ऐसे स्थानों जहां पर कि गेहूं की वृद्धि काल के दौरान प्रायः कम तापमान रहता है, अधिक देखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों में मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र, तलहटी क्षेत्र या भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आते हैं। मैदानी क्षेत्रों में पीला रतुआ प्रायः ना के बराबर दिखाई देता है। अन्य रतुआ रोगों के अंतर्गत अंतिम नाम आता है काला रतुआ का। इस रोग का रोगजनक पक्सिनिया ग्रेमिनीज नामक कवक होता है। इस रोग का प्रभाव पौधे के समस्त भागों जैसे तना, पत्ती एवं बाली पर एक समान रूप से दिखाई देता है। प्रभावित भागों पर लाल, भूरे व काले रंग के लंबाई लिए हुए धब्बे बनते हैं, जो बाद में पूरे पौधों पर फैल जाते हैं। गर्म एवं आर्द्र मौसम में यह रोग तेजी से फैलता है। काला रतुआ रोग भारत के समस्त गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में विस्तृत रूप से देखा जाता है तथा फसल के उत्पादन को भारी मात्रा में क्षति पहुंचाता है। इन तीनों प्रकार के रतुआ रोगों को नियंत्रित करने हेतु आगे बताए जा रहे उपाय किए जाने चाहिए। पहला, हमेशा रतुआ अवरोधी किस्मों का चयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में रतुआ रोगों का प्रकोप अधिक होता है, वहां गेहूं की एक प्रजाति न उगाकर कई प्रजातियों को लगाना चाहिए, ताकि क्षति की संभावना को कम किया जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं अधिक देर से बुआई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि देर से बोई फसल में बाद की अवस्था में रतुआ रोग का प्रकोप अधिक होता है। रतुआ प्रभावित क्षेत्रों में फसल में नत्रजन की संस्तुत मात्रा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कभी भी नत्रजन की अधिक मात्रा का प्रयोग फसल में नहीं करना चाहिए। खड़ी फसल में रतुआ रोगों के लक्षण दिखाई देने पर 0.2% जाइनेप या मैंकोजेब व इसमें 0.1% सैंडोविट का घोल मिलाकर फसल पर समान रूप से छिड़काव कर दिया जाए। इस छिड़काव से काफी हद तक रतुआ रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि प्रभावित पौधों की संख्या कम है, तब ऐसे पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़कर मुख्य खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दिया जाना चाहिए।
इन सब उपायों द्वारा फसल में रतुआ रोगों से होने वाले नुकसान की प्रतिशत मात्रा को काफी कम किया जा सकता है। गेहूं की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोगों में अगला नाम है कसाल या हिलबंड का। यह भी एक कवक जनित बीमारी है तथा अन्य रोगों की अपेक्षा इस रोग का प्रभाव गेहूं की फसल पर कम देखा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों एवं तराई क्षेत्रों में प्रायः देखा जाता है। यह रोग गेहूं के उत्पादन व गुणवत्ता दोनों को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। इस रोग के प्रथम लक्षण पौधे में उस समय दिखाई देते हैं जब पौधों में दाने बनना प्रारंभ होता है। रोगग्रस्त दाने काले चूर्ण सदृश संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं तथा उन्हें सूंघने पर मछली जैसी गंध आती है, जो कि इस रोग की मुख्य पहचान है। इस रोग की विशेषता है कि इस रोग का प्रभाव बाली में कुछ ही दानों पर दिखाई देता है, न कि पूरी बाली इससे प्रभावित होती है। इस रोग के नियंत्रण व बचाव हेतु आगे बताए जा रहे उपाय अपनाए जाने चाहिए। पहला, तराई क्षेत्रों में गेहूं की ऐसी प्रजातियां जिनमें की करनाल बंट रोग का प्रकोप अधिक होता है, जैसे HD 2009, UP 319, HD 1982 इत्यादि का चयन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, हमेशा स्वस्थ एवं रोग रहित बीज का चयन किया जाना चाहिए। तीसरा, बुआई से पूर्व बीजों को 2.5 ग्राम विटावैक्स प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित अवश्य कर लेना चाहिए। चौथा, जिस खेत में एक बार इस रोग का प्रकोप हो, उस खेत में अगले वर्ष पुनः गेहूं की फसल नहीं लेनी चाहिए। और पांचवा, फसल में पुष्पावस्था के दौरान गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए अथवा पुष्पावस्था के दौरान ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई न की जाए तो बेहतर है। अल्टरनेरिया झुलसा गेहूं की फसल में होने वाला यह भी एक प्रमुख कवक जनित रोग है। इस रोग का प्रभाव मुख्य रूप से छोटी अवस्था के पौधों में अधिक होता है। प्रभावित पौधों की पत्तियों पर कुछ पीले व कुछ भूरापन लिए हुए अंडाकार धब्बे पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। बाद में ये धब्बे पूरे पौधों पर फैल जाते हैं। अधिक प्रकोप होने की दशा में पूरा खेत जला हुआ सा प्रतीत होता है। गर्म एवं आर्द्र मौसम में यह काफी तेजी से फैलता है। नियंत्रण, खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। किसी उपयुक्त फफूंदीनाशी रसायन जैसे मैंकोजेब 2 किलोग्राम या जाइनेब 75% घुलनशील चूर्ण की 2.5 किलोग्राम मात्रा या प्रोपिकोनेजोल 0.25% क्रिया तत्व को लगभग 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रभावित फसल पर छिड़काव किया जाना चाहिए। गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाले रोगों में अगला नाम है ईयर कॉकल या सेहूं रोग का। यह रोग एग्वीना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग से बीमार पौधों की पत्तियां मुड़ एवं सिकुड़ जाती हैं
प्रभावित पौधे बौने रह जाते हैं तथा उनमें स्वस्थ पौधों की अपेक्षा अधिक शाखाएं निकलती हैं। रोगग्रस्त बालियां छोटी व फैली हुई होती हैं और इनमें अनाज के स्थान पर भूरे या काले रंग की गांठें बन जाती हैं, जिनमें सूत्रकृमि रहते हैं। यह रोग समस्त गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखाई देता है। रोकथाम। खड़ी फसल में इस रोग का अभी तक कोई उपचार संभव नहीं हो पाया है, अतः इसके बचाव हेतु हमेशा स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज, जो कि ईयर कॉकल गांठ मुक्त होते हैं, उनका ही चयन किया जाना चाहिए। यदि बीज प्रमाणित नहीं है, तब ऐसी दशा में बीजों को 2% नमक के घोल में लगभग 5 मिनट तक डुबोना चाहिए। इससे ईयर कॉकल गांठ युक्त बीज पानी के ऊपर आ जाएंगे और तत्पश्चात ऐसे बीजों को अलग कर बाकी बचे स्वस्थ बीजों को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर व सुखाकर बुआई की जानी चाहिए। इस प्रकार फसल में बाद की अवस्था में ईयर कॉकल रोग की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस तरह से उचित प्रबंधन व निगरानी करके गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाले इन प्रमुख रोगों की संभावना को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। प्रमुख कीट। गेहूं की फसल में अन्य फसलों की तुलना में कीटों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है। गेहूं की फसल में क्षति पहुंचाने वाले कुछ कीट इस प्रकार हैं। पहला, माहू। ये छोटे कोमल शरीर वाले हरे रंग के कीट होते हैं, जो पौधे की पत्तियों, पुष्प विन्यास तथा अन्य कोमल भागों पर झुंडों में चिपके रहते हैं तथा रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं तथा उत्पादन प्रभावित होता है। नियंत्रण। खेत में मित्र कीटों जैसे लेडी बर्ड बीटल, सिराफिट फ्लाई का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये मित्र कीट माहू कीटों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित रखते हैं। यदि माहू कीटों का प्रकोप अधिक है, तब ऐसी स्थिति में एंडोसल्फान 35 ईसी नामक कीटनाशी रसायन की 1.5 मिलीलीटर मात्रा या मोनोक्रोटोफॉस 36 ईसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा या मिथाइल डेमेटोन 25 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर प्रभावित पौधों पर छिड़काव किया जाना चाहिए। इस छिड़काव से माहू कीटों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। दीमक। दीमक सफेद मटमैले रंग का एक बहुबक्षी कीट है, जो एक परिवार के रूप में समूहों में रहते हैं। उनके परिवार में क्रमशः श्रमिक सैनिक, पंखदार प्रौढ़ व पंखहीन रानी दीमक होते हैं। दीमक का प्रकोप प्रायः बलुई या बलुई दोमट भूमियों या असिंचित क्षेत्रों में ही अधिक देखने को मिलता है। ये दीमक जमीन की सतह के भीतर या बाहर टीले बनाकर रहते हैं और पौधों को आधार से काटकर गिरा देते हैं, जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। नियंत्रण। दीमक को नियंत्रित करने हेतु कुछ उपायों को अपनाया जाना चाहिए। पहला,
प्रभावित खेतों में तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे दीमक के प्रकोप को कम किया जा सकता है। दूसरा, सिंचाई जल के साथ क्लोरपाइरिफॉस 36 EC नामक कीटनाशी की 1 लीटर मात्रा को खेत में प्रयोग करें। इसको प्रयोग करने के लिए क्लोरोपाइरिफॉस के 1 लीटर के डिब्बे में एक बारीक छेद कर उसको उल्टा कर उस स्थान पर लटका दें जहां से सिंचाई जल खेत में प्रवेश कर रहा हो। तीसरा, इसके अलावा बुवाई के पूर्व खेत में लिंडेन नामक कीटनाशी की लगभग 30 किलोग्राम या सेबिडॉल नामक दानेदार रसायन की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। साथ ही बीजों को फफूंदी नाशक से बीजोपचार के पश्चात उसमें क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC की 3 से 4 मिलीलीटर मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उसके बाद बुवाई की जाए। इस प्रकार इन उपायों को अपनाकर गेहूं की फसल को दीमक के प्रकोप से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। गुजिया कीट। इस कीट का आक्रमण मुख्य रूप से बीजों के अंकुरण के तुरंत बाद ही अधिक होता है। अधिक प्रकोप की स्थिति में पूरा पौधा सूख जाता है। इस कीट का नियंत्रण भी दीमक के नियंत्रण हेतु सुझाए गए उपायों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। चूहों की समस्या। चूहे गेहूं की फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। चूहों का प्रकोप मुख्य रूप से फसल की परिपक्वता अवस्था के समय अधिक होता है। परिपक्व हो रही फसल को चूहे जमीन की सतह से काटकर भूमि पर गिरा देते हैं तथा बालियों को अपने बिलों में ले जाकर एकत्रित कर खाते हैं। नियंत्रण। चूहों का नियंत्रण एकल न करके सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। ऐसी बिलों को चिन्हित करें जिसमें चूहे मौजूद हों। तत्पश्चात इन बिलों में विष मिश्रित चुग्गा रखकर चूहों को मारा जा सकता है। चूहों के लिए जहरीला चुग्गा बनाने की विधि: जिंक फॉस्फाइड 1 भाग, सरसों का तेल 1 भाग तथा 48 भाग दाना मिलाकर चूहों के लिए जहरीला चुग्गा बनाया जा सकता है। बेरियम कार्बोनेट 100 ग्राम, गेहूं का आटा 860 ग्राम, शक्कर 15 ग्राम, सरसों का तेल 25 ग्राम, इनको आपस में मिलाकर जहरीला चुग्गा तैयार किया जा सकता है और चूहों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। परिपक्व फसल की कटाई। जब पौधों की पत्तियां तथा तनों का रंग हल्का पीला होकर कुछ सूखने सा लगे तथा दाने पूरी तरह से परिपक्व हों, तब ऐसी दशा में फसल को कटाई योग्य समझना चाहिए। यदि फसल की कटाई उचित अवस्था में न की जाए तब इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गेहूं की कटाई मुख्यतः 2 विधियों द्वारा की जाती है। पहली मानव श्रम द्वारा, दूसरी कृषि यंत्रों द्वारा। मानव श्रम द्वारा गेहूं की कटाई। जिन स्थानों पर फसल का क्षेत्रफल कम है तथा श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता है, वहां पर फसल की कटाई श्रमिकों द्वारा ही कराई जानी चाहिए। कृषि यंत्रों द्वारा गेहूं की कटाई।
ऐसे क्षेत्र जहां पर फसल का क्षेत्रफल अधिक है तथा श्रमिकों की उपलब्धता सीमित है, वहां फसल की कटाई हेतु कृषि यंत्रों का प्रयोग लाभदायक रहता है। गेहूं की कटाई के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, उनमें रीपर व कंबाइन मशीन प्रमुख हैं। आइए सबसे पहले रीपर के बारे में चर्चा करते हैं। रीपर एक विशेष प्रकार का कटाई करने का यंत्र है, जो कि फसल को काटकर एक तरफ रखता जाता है। रीपर का प्रयोग अपेक्षाकृत छोटी जोत वाले किसानों के लिए अधिक फायदेमंद रहता है। गेहूं की कटाई के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है कंबाइन मशीन। यह अपेक्षाकृत एक बड़ा यंत्र होता है और इसमें कटाई व मंडाई दोनों क्रियाएं एक साथ ही की जा सकती हैं। इस यंत्र के प्रयोग में एक नुकसान यह है कि इससे गेहूं का भूसा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मशीन खेत में कटाई करती हुई चलती है और भूसे को खेत में ही उड़ा देती है तथा दोनों को साफ करके बोरों में रख दिया जाता है। अतः कंबाइन मशीन प्रायः बड़ी जोत वाले किसानों के लिए अधिक लाभदायक है। मंडाई। गेहूं की कटाई हाथ या रीपर द्वारा करने के पश्चात 2-3 दिनों तक खेत में या फिर मंडाई स्थल पर खुले वातावरण में रहने दिया जाता है, जिससे फसल से अतिरिक्त नमी वाष्पीकृत हो जाए। इसके पश्चात फसल के बंडलों को थ्रेसर में डालकर मंडाई कर दानों को अलग कर लिया जाना चाहिए। मंडाई करते समय थ्रेसर की गति एक समान रखनी चाहिए तथा यह देखते रहना चाहिए कि दाने कम से कम टूटें। मंडाई करते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उपज। यदि बुवाई के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन किया गया है तथा वैज्ञानिक ढंग से गेहूं की खेती की जाए, तब ऐसी स्थिति में गेहूं की सिंचित दशा में बोई फसल से लगभग 45 से 50 क्विंटल तथा असिंचित दशा में बोई गई फसल से लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से दानों के रूप में उपज प्राप्त की जा सकती है। भंडारण। दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु उनको वैज्ञानिक ढंग से भंडारित करना अत्यंत आवश्यक है। गेहूं के दानों को भंडारित करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि दानों में लगभग 10 से 12% तक नमी बनी रहे। इससे कम या अधिक नमी होने पर इसका गेहूं के दानों के भंडारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः भंडारित करने के पूर्व दानों को भली भांति साफ करके सुखा लेना चाहिए। तो इस प्रकार यदि वैज्ञानिक ढंग से गेहूं की खेती की जाए, तब गेहूं की फसल से वांछित उत्पादन व लाभ प्राप्त किया जा सकता है।